नमस्कार भाई लोगों। तो भाई लोगों सभी से एक नंबर निवेदन है कि अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। क्यों? क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट मॉडल पेपर रहेंगे तो इसी चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दिए जाएंगे। ओके साथियों, तो आज हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर रहने वाला है। हमने लगभग 3 या 4 मॉडल पेपर देख लिए थे साथियों। ओके साथियों, हिंदी का मॉडल पेपर, विज्ञान का पेपर, यानी कि 2 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं। आज देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर, देखेंगे साथ ही क्लास 10th का जो 2025 की एग्जाम होने वाली 2024 में है आपकी, जो आप ये एग्जाम रहने वाली है 2024 में है, क्योंकि इसका मॉडल पेपर देखेंगे सारे कब होने वाले हैं। दिसंबर के अंदर होने वाली है साथियों। कब होने वाली है? दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। उसका मॉडल पेपर देखेंगे। तो सभी से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सभी मॉडल पेपर आप तक पहुंच जाए साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज का हमारे पास पहला प्रश्न है खंड का कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कौन से सन के अंतर्गत हुई थी। तो 1914 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तीसरा कि बाप के इंजन से संबंधित है, यानी कि जो बाप का इंजन है वो किससे निर्मित किया था। वो किया था जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट के संबंध रखता है, इनका मतलब है शायद इसी ने कुछ निर्माण किया था इसका। अगला क्वेश्चन है कि 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, यानी कि 1780 में एक प्रकाशित गजट, बंगाल पत्रिका गजट के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो उसका क्या नाम था साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा साप्ताहिक। क्या नाम हो जाएगा? साप्ताहिक उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसके कितने भाग से जो पठारी भाग है वो आता है साथियों। बट पूरा कितना क्षेत्रफल है भारत का? भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितनी है? पूरा 43%। लेकिन पठारी कितना है? वो है 27%। कितना है साथियों? 27% है। ओके। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का कि सरिस्का भाग रिजर्व स्थित है, यानी कि जो सरिस्का भाग है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? वो हो जाएगा राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान में कहाँ? तो अलवर जिले के अंदर स्थित है। राज्य पूछे तो आपको अलवर राजस्थान बताना है, और जिला पूछे तो अलवर बताना है। अगला है 7 नंबर का कि भारत का चीनी के उत्पाद में विश्व में उत्पाद है, चीनी के उत्पादन जो शक्कर है उसमें भारत का कौन सा स्थान है साथियों भारत के अंदर? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का कि निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार नहीं, यानी कि जल में बहन जो जल में चलने वाली, तो सड़क तो जल में नहीं चलती है, रेल भी नहीं चलती है, पाइपलाइन में पाइप के अंदर से चल जाता है पानी। समुद्री परिवहन, समुद्री परिवहन बिल्कुल है क्योंकि इसमें इसके अंदर जहाज है, ये समुद्री परिवहन है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं यार मेरे साथी, बहुत चीजें हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंगली किस देश की राज्य भाषा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंगली किस देश की राज्य भाषा है सारे? भूषा ने भाषा है श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की, जो भारत के सबसे निचली स्थिति में यहाँ पे श्रीलंका स्थित है साथी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी कि संविधान में 8वीं अनुसूची है, वहां पर कितनी भाषाएं दर्ज की गई है। तो वहां पर 22 भाषाएं दर्ज की गई है। कितनी? 22 भाषाएं। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, यानी कि 2011 में, अभी वर्तमान में, यानी कि 2011 के अंदर भारत की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितना लिंगानुपात कितना होगा मेरे साथी? तो उसका लिंगानुपात हो जाएगा 943। ओके, यानी कि 1,000 पुरुष हैं उस पर 943 पुरुष, 943 महिलाएं साथी। 57 पुरुष कुंवारे रहते हैं। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि 2024 में लिंगानुपात कितना है, तो 1,000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 1,020। ओके, इस प्रकार से 20 महिला ज्यादा भारत के अंदर हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर का इनमें से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, यानी कि उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम कांसी राम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा साथियों? कांसी राम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। कौन सा है? कि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रफल। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा पहले साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि ऋण के औपचारिक स्रोत से शामिल नहीं है, बैंक नहीं है भाई, बैंक ने सहकार समिति और साहूकार्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक इसमें देता है अनौपचारिक में देता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, कौन करता है? WTO करता है। कौन करता है मेरे साथियों? WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ओके, विश्व व्यापार संगठन करता है। अगला रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल में लगी, यानी कि कहाँ पर लगी थी साथियों? उसका क्या नाम था? यानी कि बंबई में पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग मिल लगी थी साथियों। ओके, क्लियर हुआ? अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुल्ले। महात्मा महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुल्ले हो जाएगा। और कौन से सन में? तो 1873 में। इसकी 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 वो की थी, यानी कि पुस्तक लिखी थी साथी, कौन सी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि कच्चा तेल और संसाधन है, यानी जो कच्चा तेल है किस प्रकार का संसाधन है मेरे प्यारे साथियों, तो जो है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन, नवीनीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि किसी भी चीज है उसको हम पुनः बनाया जा सकता है साथियों। जैसे कोई कॉपी है, यदि हमारे पास ये एक मॉडल पेपर है, क्योंकि ये एक पेपर कच्चे कागज का पेपर होता है, यदि कागज का पेपर है तो उसको हम ये फट जाता है, यदि फट जाता है तो उसको नवीनीकरण कर सकते हैं, किसी प्रकार की चीज को क्या करके उसको वापस चिपका सकते हैं। ओके सर, शुरू तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि विभिन्न देश के बीच जो परस्पर संबंध की जो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है मेरे विद्यार्थियों, तो वो कहलाती है वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। आया समझ में? अगला है कि शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से संबंध रखता है, तो पंजाब जिला, अपना पंजाब राज्य से अपना संबंध रखता है साथियों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, यानी कि शासन प्रणाली हमारे पास है उसके अंदर अंतिम शक्ति जनता में निहित, यानी कि अंतिम शक्ति जनता में कौन निहित है, यानी कि उसकी समस्या कौन जुड़ी हुई है साथियों, तो जो लोकतांत्रिक। ओके, लोकतांत्रिक ऐसी एक शासन प्रणाली है जिसके अंदर दो लोग जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो अपने खुद ही राजा होते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं साथी वो। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू गर्भ से को आधुनिक भारत को मंदिर कहा जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हैं वो को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाते थे इसको, क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाखड़ा बांगल है, एक भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल बांध है, उस कारण से कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू गर्भ से भाखड़ा नांगल बांध को आधुनिक भारत को मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भाखड़ा नांगल बांध है उसके निर्माण निर्मित किए थे साथियों। आए समझ में? अगला क्वेश्चन है कि अति लघुतात्मक प्रश्न दिए गए उनको आपको एक पंक्ति में या फिर एक शब्द में उसका आंसर देना है। बेकार, यानी बेकार क्या है, तो बेकार का मतलब होता है कि बिना किसी पैसे के मजदूर के काम करवाना, यानी कि किसी भी प्रकार की जैसे कोई चीज है उसको कोई व्यक्ति होता है तानाशाही सरकार के द्वारा किसी प्रकार के द्वारा हम किसी चीज को काम कर लेते हैं, उसके कहते हैं बेकार। कहते हैं कि बिना किसी पैसे के मजदूरी के काम करवाना, क्योंकि उसको किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं देते हैं साथियों, क्या नहीं देते, तनख्वाह पैसा नहीं देते हैं। अगला है कि प्लाई शटल क्या है, यानी कि व्हाट इज प्लाई शटल, तो प्लाई शटल होता है कि नियमित आवागम यात्रा रेखा, नहीं, नियमित आवागमन यात्रा सेवा बुनाई में उपयोगी जो ये चीज होती है क्या प्लाई शटल कहलाते हैं, यानी कि नियमित आवागमन होता है यात्रा सेवा। ओके, ये चीज होती है उपयोग होने वाला एक उपकरण होता है, नियमित आवागमन यात्रा सेवा बुनाई में उपयोग होने वाला एक उपकरण होता है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर का है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है, स्पिनिंग जेनी है उसका आविष्कार किसने किया था, उसका क्या नाम, जेम्स हाईग्रीव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख सकते जेम्स हाई हा ग्रीव से। ओके, हा ग्रीव से, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ओके, इस प्रकार से थोड़ा आगे ध्यान में रखा करो आपको थोड़ा। आगे है कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है आपको, जिस सरकार के जितने अंग थे आपसे पहले सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है। सबसे पहले आपको सरकार के 3 अंग हैं, क्या नाम हो जाएगा, विधायिका हो जाएगी, कार्यपालिका हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी। ओके साथियों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ओके, 3 चीज हो गई। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन की वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वर्ण व्यवस्था है तो उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में क्या जानते हो आप, तो समाज को क्या है, समाज को सामाजिक और आर्थिक मताओं के आधार पर विभाजित करने की सामाजिक प्रणाली होती है। मताओं का मतलब जो मत होता है, वोट होता है, मत या फिर वोट बोल लो आप, समाज को सामाजिक और आर्थिक वोट के आधार पर विभाजित करते हुए कहते हैं समाज प्रणाली कहते हैं। ओके, यानी कि वर्ण व्यवस्था उसे ये कहते हैं कि समाज प्रणाली भी कहते हैं। ओके, आइए समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटन करता है, उसका क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन, तो दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह होता है उसको का, तो भारत निर्वाचन आयोग होता है वो उसको सभी चीजें जो होता है, चुनाव चिन्ह हो गया और उसका जो दल हो गया कि तुम कौन से दल में हो, ये चीज सब भारत का निर्वाचन आयोग इसको देता है सारी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पादों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किसी देश में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी कि उसका जो हमारे पैसा है मौद्रिक मूल्य, उसके अंदर उसका मूल्य करना है। ओके, ये चीजें होती है उसके अंदर, यानी कि किसी देश में किसी निश्चित अवधि में कि 7 से 8 दिन के अंदर, ये तो बिल्कुल निश्चित अवधि हो गई है, तो अवधि में उत्पादित की सभी अंतिम वस्तुएं की उत्पादन करने की जो सभी वस्तुएं होती है वो सभी सेवाएं होती है, उनका मौद्रिक मूल्य आवंटन करना ही सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां या फिर निगम कहलाती है। या तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां लिख सकते हो या फिर आप निगम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था 9 सितंबर 1972 को। कभी आपसे सन पूछा जाए तो 1972 लिख देना, लेकिन यदि आपको दिनांक भी याद है 9 सितंबर, तो आप 9 सितंबर भी लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को लगे कि बहुत अच्छा इससे आ रहे साथ। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, छोटे रूप में आपको समझाना है, समझना कि एक लाइन में समझा सकते हो, उसके आधार पर समझना है। तो श्वसन संबंधी उत्तेजना होते हैं, नाड़ी का तेज होना है, उक्त रक्तचाप होता है, सिर दर्द होने लगता है, दिल की बीमारियां होने लगती है, टीबी जैसी बीमारियां होने लगती है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारी चीजें जिस ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है सारे, सुनाई कम देने लगता है, कान खराब होने लगते हैं, कानों से मल वल निकलने लग, कुछ भी आप लिख सकते हो सारी जो शब्द प्रदूषण की, बस आपको एक लाइन में लिखना है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है, बस आपको ये समझा देना है।
अगला 50 आ चुके हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो वो भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करे और सरकार सरकार को सिफारिश दे, यानी कि मैं तो बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस प्रकार से इसके अंदर आंसर आएगा साथियों। तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि जो भारत में किसी प्रकार के सुधार को कर सके और सुधार जिससे न होता सरकार को वो सिफारिश कर सके, यानी सरकार से आग्रह कर सके कि यहाँ वाली चीज की कमी है, ये इस प्रकार की चीजों के बारे में वो भारत में अध्ययन करने के लिए आया था साथियों। ओके, इस 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। बड़ी शब्द, ओके, 50 शब्द होना चाहिए मात्र। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया है? कोई दो बिंदु आपको लिखना है। तो इसमें हो जाएगा कि मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवादी विचारों को आम जनता तक पहुंचाया है, इस प्रकार लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि जैसे कोई मुद्रण संस्कृति ने लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक शास्त्र गए हैं। ओके, इस प्रकार से आप एक दो टॉपिक के बारे में बताया आप लिख सकते हो। और टॉपिक लिखना चाहो तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या भी बढ़ाई है। ओके, तो सारे टॉपिक जिसे आप अच्छे तरीके से उसमें लिख सकते हो साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन को और बढ़ देखो साथियों, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि बस इस प्रकार से चीजें हो सकती है, बस आपको याद करना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सही और आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तरफ देना है। सत्ता की साझेदारी तो कोई जैसे कोई विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा टॉपिक जैसे कोई राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। ओके, इस प्रकार आप लिख सकते हो। सातों किस्म किन्हीं तो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो दो आपको दो प्रावधान लिखने हैं, यानी कि दो बिंदु लिखना है। तो पहला बिंदु तो आप भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, अब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी नागरिक को भारत का वो कोई भी धर्म अपना सकता है, चाहे हिंदू हो तो वो मुस्लिम में जा सकता है, मुस्लिम है तो हिंदू में आ सकता है। अगला है कि राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदु देखो। एक चीज बताओ आपको मैं, आप कहते हो ना कि मीना बुद्धे जाट बेवा मुस्लिम, ये चीज ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये क्या है, ये जातियां हैं। धर्म ये है, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम समुदाय से हैं, जैन धर्म से हैं, और जो ब्राह्मण समुदाय जिन ये है, ठीक है, ये धर्म है। ओके, आया समझ में? अगला पॉइंट देखेंगे। आज मतलब पेपर हमारे पास है कि राजनीतिक दलों में को दो सुधार के बिंदु को आपको लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास मुझे मिला है, इसलिए आपको ये करना है। वो 9 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धि आप बता रहे हैं। तो लोकतंत्र की दो उपलब्धियां इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे कोई लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच आर्थिक आर्थिक असमानता करने कम नहीं कर सकता। तो दोबारा सुनो पहला पॉइंट को कि लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच की जो आर्थिक असमानताएं को कम नहीं कर सकता। ओके, गरीब देशों में सरकार को गरीबी कम करने, स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। अब उद्योग को जो उद्योग धंधे होते हैं उनको बुनियादी तौर पर अधिक खर्चा करवाना चाहिए। क्यों खर्चा करवाना चाहिए? क्योंकि उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सबसे ज्यादा ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा तनख्वाह मिलेगी तो अपने घर में रोजी रोटी अच्छी प्रकार से चलवा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि धारणता विकास के लिए क्यों महत्व, धारणता विकास के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश में दिया गया है कि व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विकास को कहते हैं, और यहाँ पर दिया गया है सस्टेनेबिलिटी तो धारणता। तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो अर्थव्यवस्था एक पर्यावरणीय परस्पर निर्भर है। ओके, अर्थव्यवस्था या भी धारणता ये चीज पर्यावरण पर निर्भर है साथ में। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणता नहीं हो सकता। चलो इसके बारे में आप 50 शब्द में लिखना है, नहीं तो आप किस प्रकार इसके अंदर आ सकते हैं। अगला 11 नंबर का है कि विदेशी व्यापार के उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन ट्रेड? फॉरेन यानी कि विदेशी, ट्रेड यानी कि व्यापार। ओके, तो देशों के बीच व्यापार में टैरिफ और कोटा जैसी की बाधाओं को हटाने या कम करने से ही ये समझते हैं। विदेशी व्यापार से उदारीकरण से तो जैसे हमारे बड़े बड़े देश हैं उनके अंदर कुछ भी का आदान प्रदान होते हैं, तो जो बाधाएं होती हैं उनको हटाने के लिए इसका उदारीकरण ये इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से इसके अंदर आएगा। 12 नंबर का है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1886 की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो वाई वाज देयर ए नीड फॉर द इनाउंसमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो भी है एसीपी 1986। तो इसमें आपका आ जाएगा 12 नंबर का आपको करना है भाई। ओके, 12 थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने छोटी चीज में दिया यार। बताऊं क्या? चलो देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको। देखो साथियों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम तो यही कहता है कि जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जो उपभोक्ता होते हैं वो बाजार में जाते हैं, किसी बड़ी दुकान पे चले गए तो वहां पर किसी प्रकार की चीज ले जाते हैं, हम किसी भी चीज बचने की दुकान मान लो, तो उसमें किसी प्रकार की चीज को हम खराबी मिल चुकी है, जैसे हेल्दी मिर्च ले आए तो उसमें हमें क्या मिलेगी? खराबी मिल गई। यदि हम उसको बदलाने जाते हैं तो वो बदलते नहीं, कहने के तो इसको बदलते नहीं है साथ।
इसलिए ये सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। सुरक्षा अधिनियम के अंदर जो उपभोक्ता होता है वो वो उनके उसके अंदर जो थाने में रिपोर्ट करवा सकता है कि सर मेरी ये चीज हो गई और बदल नहीं रहे। इस प्रकार से सुरक्षा को अधिक शोषण करते हैं लोग बाग और खराबी चीजें जारी देते हैं। इस कारण सुरक्षा अधिनियम के अंदर निर्माण की जरूरत पड़ी है। अगला 13वां क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, सीढ़ीदार नुमा खेती करनी चाहिए और वगैरह वगैरह करनी चाहिए। इस प्रकार से खेती करनी चाहिए। मृदा इस देखो वृक्षारोपण तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और सिटी नंबर कहता है सिटी के अनुसार इस प्रकार से इसके अंदर खेती करनी चाहिए ताकि जो मृदा अपरदन है वो यहाँ से यहाँ तक के यहाँ से धीरे धीरे इस प्रकार। ओके, और बहुत सारी बांध बनानी चाहिए, बहुत सारी चीजें उनके अनुसार आप पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मृदा अपरदन को आसानी से रोक सकते। अगला ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में कोई तो लक्ष्य बताओ। मेंस एनी टू गोल्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए और विस्थापित लोगों को अधिकारों की लड़ाई लड़ाई करना चाहिए। बहुत सारी चीजें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लक्ष्य को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ कारण बताना है। तो उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत क्षमता, भूमि संसाधन, जनघनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण तेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। क्योंकि ये चीजें आपको लिखते हैं। खंड से आ चुका है। खंड से में 16 क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशनल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। तो देखो साथियों करते हैं इसका वर्णन। ये देखिए साथियों, चावल की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी क्या है, गर्म भी होनी चाहिए और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान 100 सेंटीमीटर रहना चाहिए। कहाँ तक, 25 सेल्सियस से लेकर 100 सेल्सियस तक तापमान से रहना चाहिए। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों की उपज है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की उपज का मतलब होता है वहां सबसे उत्पादन किया जाता है साहब। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। हमारे तो नहीं होती है चावल की उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में होती है और बिहार में पंजाब में सबसे अधिक होती है चावल की खेती। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अथवा में है कि गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या को भी बता रहे हैं। विल एक्सप्लेनिंग इंटेंसिव सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सिस्टेंस भी कुछ भी है, फार्मिंग एक्सप्लेन इट्स मेन प्रॉब्लम्स। चलो देखते हैं इसके बारे में, प्रमुख समस्या के बारे में देखते हैं। चलो ये देखिए साथियों, गहन जीविका कृषि जिसे गहन कृषि भी कहा जाता है के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है कि गहन जीविका कृषि आजीविका के गहन जीविका कृषि का एक प्रकार है। ये कृषि बड़े भूभाग पर और ज्यादा आबादी वाले इलाके में की जाती है। आगे है कि इस कृषि में ज्यादा श्रम और संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा श्रम क्या, अधिक मेहनत की जरूरत होती है और संसाधन का इस्तेमाल है कि रोजाना जो जीवन में उपयोग लेते हैं उससे भी अधिक संसाधन की जरूरत पड़ती है। इसमें ज्यादा मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, जैव रासायनिक यानी कि जो खाद होता है हमारे घरेलू खाद होता है उसकी अधिक जरूरत इसके अंदर पड़ती है। सिंचाई की जरूरत भी अधिक पड़ती है। दूसरा पॉइंट यानी कि इस कृषि में कीटनाशक उर्वरता दवा और पशुओं के लिए केंद्रित भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक इस प्रकार की जो चीजें होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। गहन जीविका कृषि में ज्यादा धूप वाले दिनों वाली जलवायु उपज वाले और वाले खेतों में एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है। ओके, एक साल के कहीं इसके अंदर एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है सारी। दो फसलें मान लो आप, अभी यही करते हैं 6-6 महीने के अंदर। अगला है कि इस कृषि में चावल मुख्य फसल होती है, तो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी उगाए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, इसमें कच्चे चावल की इंपोर्टेंट रहती है। गेहूं, मक्का, चावल, तिलहन भी उगाए जाते हैं। सही करना चाहिए लेकिन चावल इंपोर्टेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके दो कारणों का आपको उल्लेख करना है, यानी कि विल एक्सप्लेनिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये 1929 ओके, मेंशन इज टू रीजंस। ओके चलो देख लेते हैं टू रीजन इसके। ये रही आपके दो रीजन। तो पहला रीजन देखते हैं इसका कि अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की कीमत अचानक से 50 अरब डॉलर गिर गई। कौन, अमेरिकी जो शेयर बाजार होता है, जो जैसे शेयर मार्केट होता है, इसके शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है। तो गिरावट कब हुई थी, 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसके बिल्कुल गिरावट हो चुकी है। 50 अरब डॉलर की हो चुकी थी साथियों, जो बहुत ही ज्यादा है। ओके, इस घटना को ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्लैक मंडे, यानी कि सोमवार के दिन हुई थी ब्लैक मंडे के नाम से। अगला पॉइंट है कि बैंकिंग में घबराहट और विफलताएं, जो 1930 के दशक की शुरुआत में कई बैंक विफल हो गए जिसके ऋण के उपलब्ध धन का भंडार कम हो गया था। 1930 के दशक में बहुत सारे बैंकों विफल हो गए थे, कहने का मतलब है वहां पर जो धन का भंडार था, जो पैसे होते खत्म हो गए थे साथियों। क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी चीज होती है।
अगला है उच्च कर, यानी कि अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित उत्पादों का परिसीमा शुल्क दोगुना कर दिया था। इससे वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी, इस कारण से उसने एकदम बढ़ा दिया, जिससे जो व्यापार करने वाले व्यक्ति थे उनपे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था साथी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन है इसे कहा कि क्या यहाँ पे कि गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन में दिए गए विवरणों का के आधार पर उनकी हालातों के बारे में आपको बताना है साथ। चलो देख लेते हैं भाई। ये देखिए साथियों, गिरमिटिया प्रथा ठेका मजदूरी का एक रूप थी। ठेका मजदूरी यानी कि कोई कारीगर होता है तो किसी मकान का ठेका ले लेता है, जिसमें मजदूर अपने नियोक्ता के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। इस समझौते के मुताबिक मजदूर नियोक्ता के लिए निश्चित अवधि के लिए ऋण चुकाने तक काम करता है। ओके, गिरमिटिया प्रथा को गिरमिटिया दास्ता भी कहा जाता है। गिरमिटिया प्रथा से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, अरे भाई अड़िया क्यों बार बार आ रहा है, कि गिरमिटिया प्रथा के तहत मजदूरों को वेतन के बजाय भोजन और आश्रय दिया जाता है। वेतन नहीं दिया जाता, भोजन दिया जाता है और आश्रय दिया जाता है। आश्रय मतलब आराम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, गिरमिटिया मजदूरों को अमानवीय परिस्थिति में काम करवाया जाता है। अमानवीय परिस्थिति यानी कि कोई उसका कोई परिस्थिति होती है इसलिए वो काम कराता है। अगला है कि गिरमिटिया मजदूर को 12 से 18 घंटे तक काम करवाता है। 12 से लेकर 18 घंटे इसमें काम करवाता है। तो देखो सोचो साथियों कितना खतरनाक है गिरमिटिया प्रथा। अगला पॉइंट है कि गिरमिटिया मजदूरों को शिक्षा और मनोरंजन जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाता है। यानी गिरमिटिया प्रथा के अंदर ना तो कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, ना ही मनोरंजन कर सकता है, ना ही इसके अंदर आराम कर सकता है। सिर्फ आराम कर सकता है, बस वेतन भी नहीं ले सकता। 12 से 18 घंटे काम करवाया जाता है, बस ये चीज है। 18 घंटे काम कर ले तो कितने घंटे बचे आपके पास? बटे पूरे 4 घंटे। 4 घंटे में क्या करोगे आप? सोओगे बस। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलो इसका देख लेते हैं। इसका देखें ना, देखें एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का, तो और बस दो क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर, 19 नंबर का, 20, 21 नंबर और 22 वाले, वो 4 क्वेश्चन बचे था। चलो इसको तो आप टेलीग्राम पे चैनल पे डाल लेंगे, वहां चेक देख सकते हो। ओके साथियों, चलो देखो जिस सारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करना जरूर है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी मॉडल पेपर हैं इसी चैनल पर आपको बताए जाएंगे साथियों। ओके साथियों, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।